Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the disorders related to locomotion and movement chapter. Okay, so आज के सेशन में बच्चों हम डिसऑर्डर्स करेंगे। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ये लास्ट सेशन है डिसऑर्डर्स का। ओके, और यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम आर्थराइटिस पढ़ने जा रहे हैं। आर्थराइटिस क्या है? ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जॉइंट्स में होने वाला। बेसिकली इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो इस जॉइंट्स में पेन होने को हम आर्थराइटिस कह देते हैं। इस आर्थराइटिस में मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बताऊंगी, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बताऊंगी और गाउटी आर्थराइटिस बताऊंगी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरीके का आर्थराइटिस है? जैसे कि मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट्स बताए थे बच्चों। साइनोवियल जॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे जब एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है तो देयर इज अ गैप बिटवीन देम। सेकेंड चीज, दे हैव अ साइनोवियल कैविटी। थर्ड चीज क्या थी कि दोनों बोन्स के सरफेस पे कार्टिलेज लगा होता है ना, एक तरीके का आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है, हाईलाइन कार्टिलेज लगा होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है ना, वो जो कार्टिलेज लगा होता है वो डीजेनरेट होना शुरू कर देता है। ओके, मिडल एज में और मेनली ओल्ड एज में वो कार्टिलेज धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू कर देता है। और आपको पता है जब वो कार्टिलेज डीजेनरेट होगा तो क्या होगा, दोनों बोन्स के बीच में कैसा मूवमेंट होगा? ठीक है, फ्रिक्शन होगा, वहां पे मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, रिजिड हो जाएगा सरफेस। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ जॉइंट इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम कार्टिलेज डीजेनरेशन। अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि ये एक तरीके का जॉइंट इन्फ्लेमेशन है जो कि कार्टिलेज की डीजेनरेशन से होता है, इस तरीके का आर्थराइटिस। ओके बच्चों, तो ये बहुत कॉमन है मिडिल एज के लोगों में और ओल्ड एज के लोगों में, और वर्ल्ड वाइड आप इसे बहुत जगह देख सकते हो कि लोगों के घरों में भी एग्जांपल्स होते हैं कि घर में भी एक ना एक बंदा ऐसा होगा जिसको आर्थराइटिस होगा। मोस्टली क्या होता है कि जब लोग ध्यान नहीं रखते फिजिकल एक्टिविटीज पे, वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज, ज्यादा वॉकिंग एंड ऑल नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, वेट बढ़ाते रहते हैं अपना, तब इसके चांसेस जो है ज्यादा होते हैं और तब इसमें पेन भी बहुत होता है उस ओवरवेट की वजह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज, ठीक है, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज डीजेनरेट होता है, एंड वियर एंड टियर आर्थराइटिस। ठीक है, वियर एंड टियर आर्थराइटिस कहा जाता है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को। इट इज कॉज्ड बाय एजिंग। ठीक है, जब लोगों की उम्र बढ़ती रहती है तो जॉइंट्स के बीच में से जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट, ओबेसिटी, वही मैंने आपको बताया कि जब लोग अपना वेट जो है बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट, मसल वीकनेस, जब वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जब वो वीक हो जाती हैं उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। सिम्टम्स क्या है इसके? स्वॉलन जॉइंट्स, ऑब्वियसली जो जॉइंट्स होंगे वो काफी सूजे हुए होंगे, स्वॉलन होंगे। ठीक है, जॉइंट स्टिफनेस होगी जॉइंट में। ठीक है, स्पेशली लोग जब सुबह उठेंगे तो वहां पे टेंडरनेस फील होगी, स्टिफनेस वहां पे उनको फील होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जॉइंट्स में। नेक्स्ट, पेन होगा काफी। देन लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जो भी मोशंस उस जॉइंट से होने वाले होते हैं उसमें मोशंस में प्रॉब्लम आएगी, मूवमेंट में वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ओके बच्चों, इस तरीके के आर्थराइटिस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कैसे अलग है पहली वाली से? तो क्या है, जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपने भी कई बार पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं जहां पे हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी टिश्यूज को इफेक्ट करने लगता है। जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी टिश्यूज को इफेक्ट करने लगेगा तो क्या होगा, खुद का ही वो दुश्मन बन जाएगा और बॉडी में टिश्यूज को खत्म करने लगेगा, है ना। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। नाउ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक इसी तरीके का डिसऑर्डर है। मेनली ये होता कैसे है, ये हेरिडिटी से और जेनेटिक से रोल है बेसिकली। ठीक है, जीन से और या तो किसी पर्सन को हो तो उसके बच्चों में भी आएगा। ठीक है, ये
इनहेरिट होता है ये वाला जो डिसऑर्डर है हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और क्या क्या रीजन है इसके होने की, कि वही सेम रीजन, अगर आप फूड का इंटेक प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं और टाइम पे फूड इंटेक कर रहे हैं, जिन लोगों को ठीक है भी चांसेस ये होने की, अगर वो ऐसी हरकतें करते हैं, सॉरी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो उनको होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर तो क्या होगा, जैसे कि योगर्ट लेना, ठीक है, डाइट में और टाइम्स पे डाइट लेना, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, या फिर कहीं इंजरी हो गई उनको, तो इन सारी चीजों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे तो ये सबसे मेन रीजन इसका क्या है, हेरिडिटी और जेनेटिक्स, इसका मेन रीजन वही है, हेरिडिटी। नाउ ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव एंड डिसेबलिंग ऑटो इम्यून डिसीज है। कैसा है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव एंड डिसेबलिंग ऑटो इम्यून डिसीज। वही जो मैंने चीजें आपको बताई कि जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही बॉडी टिश्यूज को इफेक्ट करने लगेगा। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, अगेन ये भी इन्फ्लेमेशन करेगा, कैसे, स्वेलिंग शो करेगा, पेन शो करेगा, रेडनेस शो करेगा, इसको ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उस एरिया में, उस जॉइंट में स्वेलिंग एंड पेन इन एंड अराउंड द जॉइंट एंड बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो वहां पे उसके पूरे एरियाज में, ठीक है, जो जॉइंट है उसके अंदर, जॉइंट के बाहर, पूरे एरिया में इन्फ्लेमेशन ये शो करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम एक और पॉइंट पे ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, कि ये वाला जो होता है ये हमारे थोड़े बड़े जॉइंट्स में होता है, पर ये वाला, वैसे तो ये कहीं भी हो सकता है, पर ये थोड़े से बड़े जॉइंट्स में होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि जो जॉइंट्स होते हैं आपके हैंड्स में, आपकी फीट्स में, तो आपके इन जॉइंट्स को, ठीक है, ये वाली ये जो हिंज जॉइंट है, ठीक है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, फिर ये जो आपके मेटाकार्पल, रिस्ट के जो जॉइंट है, छोटी छोटी जो हड्डी है, छोटे छोटे जो जॉइंट है, इनको सबसे पहले इफेक्ट करेगा और एंकल रीजन को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। पर इसका ऐसा नहीं है, इस डायरेक्टली बड़ी जॉइंट्स पे अटैक करता है, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ओके, हिप जॉइंट। तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सिम्टम्स अगेन सेम होंगे, इसमें भी पेन होगा, स्वेलिंग होगा, जॉइंट में स्टिफनेस होना, टेंडरनेस होना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, ठीक है, और क्या क्या चीजें, फीवर, मोबिलिटी नहीं होना, बहुत प्रॉब्लम होगी फिर चलने में, दर्द होगा हमेशा उस जॉइंट में, ठीक है। और इसका भी वही मैंने आपको बता दिया, ओवरवेट और ये सारी चीजें लेना, तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। बेसिकली अपने आप को फिट रखना चाहिए, जितना आप पतले हो उतना आप दूर हो बीमारियों से, ठीक है। जब आपका वेट बढ़ता रहता है तो आपको और बीमारियां घेर लेती हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम गाउट की तरफ चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। ये किस तरीके का आर्थराइटिस है, यहाँ पे क्या होगा कि जॉइंट्स में यूरेट क्रिस्टल्स, यानी कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होंगे वो निडल लाइक फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएंगे, निडल लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और वो जॉइंट्स में जाके जमा होने लगेंगे। जब ये क्रिस्टल्स जॉइंट में जाके जमा होने लगेंगे तो क्या होगा, वहां पे पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन अ जॉइंट। जब हमारी बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड बनने लगता है, कैसे बन सकता है, जब हम सी फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा सी फूड कंज्यूम करना, और क्या क्या चीजें हैं जिनसे यूरिक एसिड बॉडी में, ज्यादा बेवरेजेस लेना, ज्यादा जैसे कि बियर कंज्यूम करना, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, इससे यूरिक एसिड का बॉडी में अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा। किडनी क्या करेगी, उस यूरिक एसिड को क्या एक्सक्रीशन में एक्सक्रीट आउट करने के लिए लगा देगी, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाएगा ब्लड में तो किडनी तो अपना उसी अमाउंट को करेगी जितना वो कर पा रही है। जो एक्सेस होगा वो निडल्स में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होके वो जॉइंट्स में जाके जमा होने लगेगा। तो इसमें मेनली ये जो गाउट होता है ना, ये इफेक्ट करता है टो रीजन को, जो आपके पैर का अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे में वहां जो जॉइंट है वहां पे जाके ओवरनाइट ये क्रिस्टल्स वहां जमा हो जाते हैं। और मेनली इसका जो दर्द होता है वो नाइट में ही होता है, ठीक है। तो ऑफन
ये नाइट में ही होगा, रात को 2 से 3 से 4 बजे, ठीक है, आप उठोगे और बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा उस टू रीजन में, पेन होगा बहुत, और ऐसा लग रहा होगा कि वहां पे आग लग गई है, और स्वेलिंग होगी इस पूरे टू रीजन में। तो ये होता है हमारा गाउटी आर्थराइटिस, क्योंकि वहां पे जो क्रिस्टल्स हैं वहां पे भर गए होंगे जाके, यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये गाउट होता है, इसको गाउटी आर्थराइटिस कह सकते हैं, गाउट कह सकते हैं। सिम्टम्स अगेन सेम है, जॉइंट रेडनेस, अब यहाँ पे इंटेंस पेन, काफी ज्यादा एक्सेस पेन, ठीक है, इन केसेस में इतना नहीं, और सीवियर पेन, एक्सेस पेन। और कैसा पेन है ये, पेन कभी भी शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम पेन शुरू हो जाएगा, ओके, कभी भी, ऐसा नहीं कि पेन चलता हुआ आ रहा है, आपको ये पेन एक्सीडेंटली कहीं भी मिल सकता है। एंड स्वॉलन जॉइंट्स, ये सारी चीजें गाउटी आर्थराइटिस में है। अभी हमने आर्थराइटिस खत्म कर लिया है, आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा, आर्थराइटिस वाला डिसऑर्डर। अब हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर्स पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज माइस्थेनिया ग्राविस। तो बच्चों ये भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फिर से मैं बता देती हूँ, जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को अटैक करने लगता है, इस तरीके के डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और डिसीज कहा जाता है। ओके बच्चों, सो हमारा इम्यून सिस्टम अब पागल हो चुका है पूरी तरीके से, और वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी को ही अटैक करने लगेगा। इसके केस में क्या है, माइस्थेनिया ग्राविस के केस में आपने सुना होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने भी पढ़ाया था, ओके, नर्व और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है, जहां से नर्व सिग्नल देगी एक मसल को, एक वॉलेंट्री मसल को, उसके बीच में होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और आपको पता है वहां से निकलते हैं, नर्व में से निकलते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको एसिटाइलकोलिन, ठीक है, और भी तरीके के होते हैं, हम एसिटाइलकोलिन ले लेते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं वहां से एसिटाइलकोलिन, जो कि सिग्नल लेके आ रहे हैं ऑब्वियसली। अब जो मसल का सरफेस है वहां पे रिसेप्टर्स लगे होंगे, ताकि वो जो एसिटाइलकोलिन है उस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर जाए। लेकिन इसके केस में क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम अब डिस्ट्रॉय करने में लगा है, तो एंटीबॉडीज उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन वहां पे आके अटैच नहीं हो पाएगा, यानी कि नर्व से आया हुआ सिग्नल मसल तक नहीं जा पाएगा, तो नर्व और मसल का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वॉलेंट्री मसल्स जो है प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वर्क नहीं कर पाएंगी, मूवमेंट्स नहीं शो करेंगी। तो देखते हैं माइस्थेनिया ग्राविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है, यहाँ पे एंटीबॉडीज ब्लॉक और डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कहाँ पे, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। विच प्रिवेंट दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारी जो मसल है, स्केलेटल मसल है, ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी पहले अच्छे से, लेकिन फिर इसके केस के बाद वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगी। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगी। अगर ये लॉन्ग टाइम तक बढ़ता चला गया तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन जो है चला जाएगा। अगर ये पैर के रीजन में होगा तो जो उस बच्चे का, ठीक है, या फिर उस पर्सन का जो पोस्चर होगा वो सही नहीं होगा, वो वॉक नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा, और वो व्हील चेयर पे फाइनली आ जाएगा। ओके, तो व्हील चेयर में अगर वो लिम्स के पोर्शन को इफेक्ट करेगा, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे लिम्स काम नहीं कर पाएंगे, कुछ होल्ड नहीं कर पाएगा वो, उससे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाते। और क्या क्या चीजें हैं, पेशेंट जो इससे सफर करते हैं उनमें ये भी देखा गया, ऐसे सिम्टम भी देखे गए हैं। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स जो है वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाती और एक पोजीशन पे मेंटेन रहती है, ड्रूपिंग रहती है काफी। ओके, ड्रूपिंग आईलिड्स, और उसको चबाने में, स्वेलो करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, और हाफ मील के बाद उससे चबाया भी नहीं जाएगा खाना, और काफी टफ चीज हो तो और उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें होती है माइस्थेनिया ग्राविस में, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों। नाउ सिम्टम्स, इट अफेक्ट वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, अफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं हो पाएंगे। अगर इसमें कोई पर्सन स्माइल करेगा तो स्माइल भी उससे प्रॉपर नहीं हो पाएगी, स्माइल नहीं हो पाएगी उससे। तो ये होता है, फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत इफेक्ट करता है। कोई भी एक्सप्रेशन, फेस ऐसे नब सा हो जाएगा, टाइट सा हो जाएगा, ठीक है।
नाउ इट अफेक्ट मसल दैट कंट्रोल आई एंड आईलिड मूवमेंट, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्रूपिंग आईलिड्स का केस, ठीक है, और आईलिड्स मूव ना करना, ब्लिंक ना करना, ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर, थर्ड डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज। ये एक इनहेरिटेड डिसीज है जो कि प्रोटीन के लैक की वजह से होता है। एक प्रोटीन के ना होने की वजह से हमें ये डिसीज होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, चलिए देखते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज दैट डैमेज एंड वीकन योर मसल ओवर टाइम, ठीक है, हमारी मसल्स को वीक करती रहेगी, डैमेज करती रहेगी, ये इस तरीके का डिसीज है। इसमें क्या होगा, ये हमारी कौन सी चीज को बेसिकली क्या इफेक्ट करेगी, मसल को इफेक्ट करेगी, कैसे करेगी? सो दिस डैमेज और वीकनेस इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि नॉर्मल मसल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मसल्स अभी नॉर्मली वर्क कर रही हैं, इसका जो फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है, ये डिस्ट्रोफिन की वजह से पॉसिबल है। अगर यही प्रोटीन लैक हो जाएगा, ठीक है, यही प्रोटीन का लॉस होगा बॉडी से, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें भी वही चीजें, अगर ये पैर को इफेक्ट करेगा तो उस पर्सन का पॉस्चर खराब होगा, वॉक नहीं कर पाएगा, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा, क्लाइंब नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा। हाथ में भी वही डिजनरेशन, लेकिन यहाँ रीजन अलग है और यहाँ रीजन अलग है। यहाँ पे आईलिड्स और ड्रूपिंग आईलिड्स ये जैसे सिम्टम्स नहीं होते हैं। नाउ डिस्ट्रोफिन, यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे? ट्रबल वॉकिंग, बैलेंस बनाना, बेसिकली उसको चलते समय, वॉक करते समय या रनिंग करते समय, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये तो होगा ही, मसल यहाँ पे है डैमेज, ठीक है, मसल को इफेक्ट कर रहा है। और डिफिकल्टी स्टैंडिंग अप, बहुत देर तक खड़े रहने में दिक्कत होगी अगर पैर की मसल्स को इसने इफेक्ट करा, ठीक है, अगर वहां का प्रोटीन जो है अफेक्टेड है। पुअर पॉस्चर, सही से खड़े होने में दिक्कत होगी, और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी की मसल्स को अफेक्ट करने लगेगा। धीरे धीरे पूरी बॉडी की मसल्स को इफेक्ट करने लगेगा और पूरी मसल्स जो है हम किसी से वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी कंडीशन, बहुत सीवियर कंडीशन क्रिएट हो सकती है इसमें। बोन थिनिंग भी इसका एक सिम्टम है, बोन काफी थिन हो जाएंगे इसमें, इस केस में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दोनों का रीजन अलग है बच्चों, लेकिन सिम्टम्स दोनों के, और इससे पहले भी जो हमने पढ़ा उनमें सिम्टम्स काफी कॉमन है, ठीक है, इन डिसऑर्डर्स में। तो आपको रीजन जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपका सीबीएसई का एग्जाम हो तो भी आपको ये जो रीजंस हैं ये पूछे जाते हैं कि आपको ये पता होने चाहिए। बाकी कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि यहाँ पे ड्रूपिंग आईलिड्स है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पॉस्चर रिलेटेड सिम्टम्स है, और वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। नाउ एक लास्ट बचा है ऑस्टियोपोरोसिस, उसको करने के बाद ये डिसऑर्डर्स वाला सेशन भी खत्म हो जाएगा। चलिए ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। नाउ द लास्ट डिसऑर्डर ऑफ दिस चैप्टर इज ऑस्टियोपोरोसिस। So it is a age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की लाइन है, यही रट के जानी है। क्या है इसका मतलब? आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, बोन रिन्यूएबल का। इसमें क्या होता है, हमारी जो पुरानी हड्डियां हैं वो टूटती रहती हैं और उनकी जगह नई हड्डियां बनती रहती हैं। जब हम यंग एज में होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों की एज है, आप काफी यंग हो, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो नई हड्डियां हैं वो जल्दी जल्दी बन रही होंगी, पुरानी हड्डियां भी अपने नॉर्मल पेस पे टूट रही होंगी। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है और मिडिल एज में आते हैं और फिर दिन ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि ये जो बोन रिन्यूएबल का प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है। तो हड्डियां तो टूट रही हैं, ठीक है, हड्डियां, बोन थिनिंग हो रही है, बोन का मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बोन रिन्यूएबल का प्रोसेस कम हो गया, स्लो हो गया, तो वो धीरे धीरे बोन बन रही है। अब क्या होगा, उसमें बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली जिस बोन का मास कम होगा उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल लिटिल फॉल हुआ किसी को, या फिर अगर हल्का सा बेंडिंग किसी ने शो करा, तो तब भी फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन ब्रेक हो जाएगी, बोन टूट जाएगी, क्योंकि बोन्स क्या हो जाती है, बोन्स काफी वीक हो जाती है, काफी ब्रिटल हो जाती हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। ओके बच्चों, सो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज
ईस्ट्रोजन का घटता हुआ लेवल एक कॉमन कॉज है इस ऑस्टियोपोरोसिस का। सिम्टम्स क्या है इसके? बैक पेन, ठीक है, कॉज्ड बाय फ्रैक्चर्ड और कोलैप्स्ड वर्टिब्रा। ऑब्वियसली जब कोई फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा होगी तो उसकी वजह से बैक पेन एक सिम्टम इसका होगा। बोन टूटने के बाद जो जो सिम्टम है वही इसके सिम्टम होंगे। लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, ये भी इसका एक सिम्टम होगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ऑस्टियोपोरोसिस भी खत्म होता है, डिसऑर्डर्स यहाँ खत्म होते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। थैंक यू।